नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले संसद में छिड़े बुक वॉर का विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की एक अप्रकाशित किताब को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, भारत की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। अब बीजेपी संसद में ऐसी किताबों पर बहस की मांग कर रही है जो गांधी परिवार पर सवाल उठाती हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही है और बीजेपी कहती है कि अगर किताबों की बात होगी तो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी खुलेगी। इसलिए अब एक किताब पेश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से और दूसरी किताबें पेश की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, और दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं कि चलिए किताबों पर चर्चा करते हैं। दिल्ली से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में 12, 14 और 16 वर्ष की 3 बहनों ने एक ऐसी आभासी यानी वर्चुअल दुनिया बना ली जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था और तीनों बहनों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। इन तीनों बच्चियों को मोबाइल फोन पर एक कोरियन ऑनलाइन गेम खेलने की ऐसी लत लग चुकी थी कि जब इनके पिता ने इनका मोबाइल फोन लिया तो इन तीनों ने अपनी जान दे दी। ये कहानी है मोबाइल फोन में मौजूद एक काल्पनिक दुनिया की। आज सवाल यह है कि क्या हम ये समझ भी पा रहे हैं कि मोबाइल फोन की वजह से हमारे बच्चे सच्चाई से कितनी दूर होते जा रहे हैं। आज हम बच्चों की जानलेवा डिजिटल आदत को आपके लिए डिकोड करेंगे और ये विश्लेषण भारत के हर बच्चे के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही हर माता पिता के लिए भी है। और आखिर में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद ये कबूल किया है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में विद्रोहियों से मुकाबला नहीं कर पा रही है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास पाकिस्तानी सेना से भी बेहतर और ताकतवर हथियार है। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर जो अब किताबों के इर्द गिर्द घूम रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश की संसद में आजकल किताबों पर राजनीति हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की एक किताब है और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की किताब है। राहुल गांधी भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की एक अप्रकाशित किताब को लोकसभा में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसे कोट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी इजाजत उन्हें नहीं मिली। संसद के नियम कहते हैं कि किसी भी अप्रकाशित किताब को सदन में कोट नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को यह कहकर एक नया मोड़ दे दिया कि उनकी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। और आज राहुल गांधी जनरल नरवणे की इसी किताब की एक कॉपी लेकर संसद के परिसर में पहुंच गए और वहां मीडिया के सामने इसे पढ़कर सुनाने लगे। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावने जी की किताब है। अब इस किताब को कोट करके राहुल गांधी चीन के मामले पर मोदी सरकार की सुरक्षा नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं हुई। इसके जवाब में आज बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे एक साथ बहुत सारी किताबें लेकर लोकसभा में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अगर किताबों को कोट करना है तो पहले इन किताबों पर चर्चा होनी चाहिए। और ये सारी वो किताबें थीं जो गांधी परिवार को असहज कर सकती हैं। मैंने कुछ किताबें कही कि पब्लिश्ड हैं लेकिन वो भारत में बैन है, तो वो किताब लेकर नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कोई अनैतिक काम करने के लिए यहां नहीं आया हुआ। वो बुक पब्लिश्ड है लेकिन भारत सरकार ने उसको बैन कर रखा है, तो बैन कर रखा है तो मैंने उसका केवल ऊपर का कवर आपको दिखाया। जो किताबें पब्लिश्ड हैं और यहां बुक स्टोर में मौजूद है वो फिजिकली मैंने आपको दिखाया। और इस तरह की सैकड़ों किताब हैं। यदि वो चर्चा करेंगे तो कम से कम 150 किताब ऐसी है जिसके ऊपर की इस पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। निशिकांत दुबे आज बहुत सारी किताबें लेकर आए थे। इनमें से उन्होंने आज कैथरीन क्लेमो द्वारा लिखी गई एक किताब को कोट किया। इस किताब का नाम है एडविना एंड नेहरू। इसके बाद उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पीए रहे M.O. मथाई की एक और किताब रेमिनेंसेस ऑफ द नेहरू एज को कोट किया।
इन दोनों किताबों को आज हम यहां पर इस शो में कोट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के चरित्र और पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाती हैं और हम उनकी निजी जिंदगी में आज झांकना नहीं चाहते। लेकिन निशिकांत दुबे ने इसके साथ ही कुछ ऐसी किताबों को भी कोट किया है जिनके बारे में आज आप सबको जानना जरूरी है। उन्होंने आज द मित्रोखिन आर्काइव 2 द KGB एंड द वर्ल्ड नाम की किताब को कोट किया और इस किताब के लेखक हैं क्रिस्टोफर एंड्रयू और वासिली मित्रोखिन। और इस किताब में लिखा है, सूटकेसेस फुल ऑफ बैंक नोट्स वर सेड टू बी रूटीनली टेकन टू द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। Former syndicate member S.K. Patil is reported to have said that Mrs. Gandhi did not even return the suitcases. हिंदी में अनुवाद ये होगा कि कहा जाता है कि नोटों से भरे सूटकेस अक्सर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर पर पहुंचते थे और पूर्व सिंडिकेट के सदस्य S.K. पाटिल के मुताबिक इंदिरा गांधी उन सूटकेसेस को भी वापस नहीं करती थी। इस किताब में यह भी लिखा है कि इंदिरा गांधी की सरकार में कई ऐसे लोग थे जो भारत सरकार की गोपनीय जानकारियां पैसा लेकर सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB को बेचा करते थे, उन्हें लीक करते थे। इसके अलावा एक और किताब है जिसका जिक्र निशिकांत दुबे ने नहीं किया है, लेकिन हम आज यहां उस किताब का जिक्र कर रहे हैं और इसमें भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अब जिस किताब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उसका नाम है हिमालयन ब्लंडर, द कर्टन रेजर टू द साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 और इसके लेखक हैं JP दलवी। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध को लेकर किताब लिखी गई है और इसका एक कोट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट विद द थॉरोनेस ऑफ द चाइनीज प्रिपरेशंस, India was completely unprepared in every way for hostilities. In fact, there was an air of unreality and complacency that would have damned any government. The possibility of a Chinese attack having been ignored, we did not have an organized war plan. हिंदी में इसका अनुवाद ये होगा कि चीन ने बेहद गंभीरता और पूरी तैयारी के साथ कदम उठाए थे और उसके मुकाबले भारत ने इस युद्ध के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। भारत की तैयारी लगभग शून्य थी। असलियत यह थी कि माहौल में एक तरह की बेफिक्री और आत्मसंतोष था जो किसी भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता था और चीन की तरफ से हमले की संभावना को भारत में पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था और इसी वजह से भारत के पास युद्ध लड़ने के लिए कोई ठोस वॉर प्लान नहीं था। युद्ध लड़ने की कोई योजना भारत के पास थी ही नहीं। अब राहुल गांधी आजकल चीन को लेकर बड़े चिंतित हैं कि जब चीन के साथ हमारा विवाद चल रहा था 2020 में तो हमारी युद्ध नीति कैसी थी, हमारा जवाब चीन को कैसा होना चाहिए था और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे एक आर्मी चीफ को उस समय ये कह दिया कि आपको जो ठीक लगे आप करिए। जब आर्मी को फ्री हैंड दिया जाता है, जब सेना को यह कहा जाता है कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए, इसका मतलब सेना को फ्री हैंड दिया गया है, सेना अपने फैसले ले सकती है। लेकिन यहां आपने देखा कि राहुल गांधी चीन को लेकर बहुत चिंतित हैं। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और इस प्रकार की किताबें लिखी जा रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि चीन के साथ युद्ध पर भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था, भारत के फैसले गलत थे और भारत ने जो भी वॉर प्लान बनाया था वो बिल्कुल बेकार था, इसके बारे में कांग्रेस का कोई नेता अपनी चिंता नहीं जताता। एक और किताब का नाम मैं आज आपको बताना चाहता हूं और यह है द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री और इस किताब के लेखिका हैं पत्रकार कूमी कपूर। इस किताब में उन्होंने लिखा है, इंदिरा गांधी मैनेज टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इजी इट वाज टू मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्वर्ट द डेमोक्रेसी इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। इन दिस जर्नी शी सीम टू हैव पिक्ड अप सम क्लूज फ्रॉम अडोल्फ हिटलर। मतलब इंदिरा गांधी ने यह दिखा दिया कि संविधान का दुरुपयोग करना कितना आसान है और कैसे लोकतंत्र को धीरे धीरे एक संवैधानिक तानाशाही में बदला जा सकता है। और ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी ने हिटलर से बहुत कुछ सीखा है और हिटलर का बहुत प्रभाव इंदिरा गांधी के ऊपर है। इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से की गई है और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा लोकतंत्र की बात करती है,
संविधान की बात करती है, सहनशीलता की बात करती है, और उसी इंदिरा गांधी को, पूर्व प्रधानमंत्री को, इस किताब में हिटलर से उनकी तुलना की जा रही है। यहां पर कांग्रेस बिल्कुल चुप है। और अब अगर इस तरह की किताबों पर संसद में चर्चा हुई तो कांग्रेस के दौर के कई राज बाहर आ सकते हैं। और बीजेपी जो कह रही है वो ये है कि वो तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी लेकर आ जाएगी। अगर एक किताब पर चर्चा करना चाहते हैं राहुल गांधी, तो बीजेपी के पास तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी मौजूद है। फिर उन सब किताबों पर चर्चा कीजिए जहां पर जो किताबें जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठाती हैं, इंदिरा गांधी पर सवाल उठाती हैं, बोफोर्स को लेकर जो सौदा हुआ था उस पर राजीव गांधी पर सवाल उठाती हैं, तो फिर ये जो चर्चा है ये न जाने कहां जाकर रुकेगी। तो दिलचस्प बात यह है कि अब भारत के संसद में किताबों पर राजनीति हो रही है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने के लिए अलग अलग किताबें निकाल कर ला रहे हैं। और उन किताबों में जहां जहां उनके काम की बात उन्हें मिलती है, जहां जहां जो कोट उन्हें मिलता है, वो एक दूसरे पर हमला करने के लिए इन किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। राहुल गांधी हर दिन संसद की मर्यादा को तोड़ने के लिए नए नए शब्दों का इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं। और आज उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है गद्दार। उन्होंने किसी को गद्दार दोस्त कहकर पुकारा और आज देश ये जानना चाहता है कि उनका ये गद्दार दोस्त कौन है। और आज भारत की राजनीति में ये शब्द ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें राहुल गांधी ने आज संसद भवन के परिसर में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर एक अमर्यादित टिप्पणी की और उन्हें गद्दार दोस्त कहकर बुलाया। पहले आप ये वीडियो देखिए। Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. Yes, तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, लोकसभा से निलंबित किए गए कांग्रेसी सांसद संसद के परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी इन निलंबित सांसदों के समर्थन में उनके साथ खड़े थे। तभी वहां से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू गुजर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये सांसद ऐसे बैठे हैं जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, ऐसा बिट्टू ने कहा। इसके बाद राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा और फिर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की। इस दौरान वहां पर बैठे सभी कांग्रेसी सांसद ठहाका लगाकर हंसने लगे और इसके जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहा और उनसे हाथ तक नहीं मिलाया। अब एक बार फिर से अब वो तस्वीरें देखिए और फिर आप रवनीत सिंह बिट्टू का ये बयान भी सुनिए। Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. Yes, पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं गांधी फैमिली, उसी तरीके से आज वो शब्द जो आपने, मैं तो कह नहीं सकता, जो शब्द आपने चैनल में आपने वीडियो में कैद किया है, और वो शब्द यार बाकी एमपी थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे एमपी बैठे थे जो निकाले बार, और सारे कुलीग हैं, हम रोज मिलते हैं, किसी ने कोई शब्द नहीं। और सीधा राहुल गांधी जो एलओपी हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और इतनी सीनियर हो, तो उस परिवार से आते हो, पर वो पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं। तो उन्होंने ये शब्द कह के और फिर कहा आप मेरे पास ही आओगे दोबारा। गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया, मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातिल है, हमारे गुरुद्वारे ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपको एक बार फिर से बता दूं। ये वीडियो साथ साथ अभी देखिए चलता रहेगा तो आप देख पाएंगे।
इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि देखो एक गद्दार आ रहा है, देखो गद्दार दिखने में कैसा होता है, गद्दार का चेहरा देखो। और फिर कहा कि तुम्हें वापस तो कांग्रेस में ही आना पड़ेगा एक दिन। यानी जो लोग कांग्रेस को छोड़कर चले जाते हैं, राहुल गांधी के लिए वो लोग गद्दार हैं। रवनीत सिंह बिट्टू का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया, जो पूरी तरह से अनुचित है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि वर्ष 2024 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और आज बीजेपी ने दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर के सामने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उन पर सिख समुदाय का अपमान करने का आरोप भी लगाया। उनके मनों में जो जहर भरा गया था, आज वो जहर राहुल गांधी के मुख से निकला है। उसका विरोध के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब इस बात में नरेंद्र मोदी जी ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। पर बिट्टू जी कौन है? ही इज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ अ सिख फैमिली जिन्होंने देश सेवा किया है। इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दे। बट तो ये कहना है कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, उसने ये भी बोला यू विल कम बैक। अरे एक तरफ से उसको बोला है ट्रेटर, ट्रेटर यू विल कम बैक। ये शब्द एकदम अनएक्सेप्टेबल है। कांग्रेस का डीएनए जो फूट फूट कर निकलता है, सिखों के प्रति उनकी जो नफरत है वो निकलती है बार बार। ये वही राहुल गांधी जो विदेश जाकर कहता है कि सिखों को कृपान नहीं पहने जाती, कड़ा नहीं पहने दिया जाता, पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। अभी हाल में किया उन्होंने। बिट्टू को गद्दार कहना था, सिख को गद्दार कहना। इनकी पार्टी से कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी होगी, किसी और को आज तक गद्दार नहीं कहना, ट्रेटर नहीं कहा। बिट्टू को क्यों टारगेट किया? तो इनका जो डीएनए सिखों के प्रति जो इनकी मन में हेट्रेड है वो दिखती है। वैसे भी कांग्रेस का जो इतिहास रहा है सिखों के साथ, वो बहुत अच्छा नहीं रहा। और दो ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी सिखों को बहुत चुभती हैं। एक तो है स्वर्ण मंदिर पर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, वो ऐसी घटना थी जिसे कोई भी सिख भूला नहीं है अभी तक। और दूसरा है 1984 के दिल्ली में हुए सिख दंगे। और अब राहुल गांधी का इस प्रकार का बयान। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। उनका परिवार दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है और यही वजह है कि आज राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा कि उन्हें दोबारा एक न एक दिन कांग्रेस में वापस आना पड़ेगा। वर्ष 1995 में बेअंत सिंह की एक आत्मघाती बम धमाके में हत्या कर दी गई थी और उस समय वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पंजाब से आतंकवाद को खत्म करने में एक बड़ी भूमिका उस समय निभाई थी। तो इस परिवार से आते हैं बिट्टू साहब। आजकल राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर लगातार हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और सीपीएम लोकतंत्र बचाने की बात करती है, लेकिन आज हम राहुल गांधी को केरल से बीजेपी के एक सांसद सी सदानंद मास्टर की कहानी सुनाना चाहते हैं। और ये कहानी आप सबको भी ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि इसी लोकतंत्र में विचारधारा के नाम पर सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करके उनके दोनों पांवों को काट दिया था। बड़ी दर्दनाक कहानी है ये। 61 वर्ष के सदानंद मास्टर केरल में वर्षों से जारी राजनीतिक हिंसा का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिन्होंने इसकी कीमत बहुत बड़ी कीमत अपने दोनों पांव गंवा कर चुकाई है। यह वर्ष था 1994 का और तारीख थी 25 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले, जब देश संविधान और लोकतंत्र का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा था। और तब सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने सदानंद मास्टर पर हमला किया और फिर बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उनके दोनों पांव काट दिए। और इसके बाद सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सदानंद मास्टर की उम्र उस समय लगभग 30 साल की रही होगी और जब यह हमला हुआ तब वो अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में ही उन पर यह हमला हुआ और उनके दोनों पैर काट दिए गए और इसके बाद से वो लगातार कृत्रिम पैर के जरिए चल रहे हैं।
सदानंद मास्टर का अपराध सिर्फ इतना था कि उनकी विचारधारा कम्युनिस्टों से अलग थी और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ काम कर रहे थे। सोमवार यानी 2 फरवरी को राज्यसभा में सदानंद मास्टर ने खुद अपनी ये दर्दनाक कहानी सुनाई। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को सदानंद मास्टर की ये बात और ये कहानी जरूर सुननी चाहिए और तभी विचारधारा के लिए असली संघर्ष और बलिदान का अर्थ आप समझ सकते हैं। इस राज्यसभा के एमपी को आप देखिए जिन्होंने अपनी विचारधारा के लिए अपने दोनों पांव गंवा दिए। Sir, this is my 2 legs. I was a person with strong 2 legs, but below knee, nowadays, I'm using artificial limbs. Why? Because the democracy, every time I'm hearing from this house about democracy, democracy, democracy. But those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago. In Kerala, the CPM leaders, according to their advice, the workers of CPIM, 31 years ago, let him speak. I was returning to my home. That time, in a bazaar, an organized criminals caught me immediately after get down from the bus. They caught me from backside and put me down on the road and cut off 2 legs. They were shouting about Inqilab Zindabad. They were shouting about democracy. You have every But, right sir, to answer to please, it when your turn please, comes. Now, you are please. also going to speak in that. तो कहानी आपने सुनी। आपने हमारे देश में लोकतंत्र, संविधान, सहनशीलता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सारे शब्दों का बार बार प्रयोग होते हुए सुना होगा। लेकिन आज हम सदानंदन मास्टर की तरफ से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इनके मामले में लोकतंत्र कहाँ गया था? संविधान ने इनकी रक्षा क्यों नहीं की? सहनशीलता कहाँ गई थी? और इन्हें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी क्यों नहीं दी गई? क्या ये आज़ाद नहीं है किसी भी पार्टी के लिए काम करने के लिए? क्या आरएसएस में अगर कोई काम करता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? अब सहनशीलता कहाँ चली गई? अब संविधान कहाँ चला गया? और अब लोकतंत्र कहाँ चला गया? आजकल राहुल गांधी बार बार इस प्रकार की बातें करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें करते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि आखिर सदानंदन मास्टर की क्या गलती थी? आखिर विचारधारा के नाम पर क्यों उनके दोनों पांव काट दिए गए? अब थोड़ा और मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। सदानंदन मास्टर वर्ष 1984 में आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर इस संगठन से जुड़ गए थे और उन्होंने 25 वर्षों तक एक स्कूल में शिक्षक के तौर पर पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया और फिर वर्ष 2020 में रिटायर होने के बाद वो राजनीति में और ज़्यादा सक्रिय हो गए और फिर जुलाई 2025 में उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया। ये सब बीजेपी में ही हो सकता है, ये भी आप देखिए, ये कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं आते हैं। सदानंदन मास्टर की बातों से स्पष्ट है, केरल में दशकों से आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और उन्होंने पहली बार खुद ये बात संसद में खड़े होकर बताई है। विपक्षी पार्टियां पूरे देश में आरएसएस और बीजेपी पर असहनशीलता, असहिष्णु होने का आरोप लगाती है, लेकिन सच ये है कि केरल में वर्षों से इस विचारधारा के खिलाफ बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एक प्रायोजित हिंसा चलती चली आ रही है। 1990 के दशक में केरल में आरएसएस और बीजेपी के कार्यान्वयन के बाद इस हिंसा में और वृद्धि हुई। 2001 से 2017 के बीच आरएसएस और बीजेपी के 120 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और ये सारी राजनीतिक हत्याएं हैं। केरल का कन्नूर जिला राजनीतिक हत्याओं का एक हॉटस्पॉट बन चुका है और सिर्फ इसी जिले में वर्ष 2000 से 2016 के बीच 69 राजनीतिक हत्याएं हुई, 69 लोगों की हत्या कर दी गई। इसके बावजूद राहुल गांधी कभी सदानंदन मास्टर का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये नाम उनकी राजनीति में फिट नहीं बैठता। अब जो हमारा अगला विश्लेषण है वो देश के माता पिता के लिए, बच्चों के लिए और आप ये समझ लीजिए कि हर परिवार के लिए है।
इसलिए अब हम बच्चों की जानलेवा डिजिटल आदत को आपके लिए डिकोड कर रहे हैं और ये बड़ी खतरनाक आदत है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पिछले साल एक नए शब्द को शामिल किया था। इस शब्द का नाम था डिल्यूजनल, शॉर्ट में इसे डेलुलू कहते हैं। इस शब्द का मतलब होता है अपनी कल्पना या भ्रम की दुनिया में जीना। व्यक्ति इसी कल्पना की दुनिया को सच मान लेता है और एक आभासी दुनिया में जीने लगता है और फिर उससे एक अलग प्रकार की उम्मीद लगाकर रखता है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के इस दौर में करोड़ों लोग और बच्चे एक आभासी दुनिया में, एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं और ऐसी ही काल्पनिक दुनिया दिल्ली से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में 3 बहनों ने बना ली थी, 3 बच्चियों ने, और इसी की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। हमारे समाज के लिए बिल्कुल नई तरह की समस्या है। ये एक नई तरह की बीमारी है जो आज से कुछ वर्षों पहले तक नहीं होती थी। मंगलवार यानी 3 फरवरी की रात गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में 3 नाबालिग बच्चियों ने, जो तीनों बहनें हैं, अपनी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल की बालकनी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ये तीनों सगी बहनें थीं और इनकी उम्र अगर आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। एक की उम्र है 12 साल, 14 साल और 16 साल। 12, 14 और 16 साल की लड़कियां, तीनों सगी बहनें। इन तीनों बहनों के पिता का कहना है कि स्कूल में फेल होने के बाद पिछले 2 साल से ये तीनों बच्चियां स्कूल नहीं जाती थीं और ना ही आसपास के लोगों से कभी बातचीत करती थी। तीनों बहनें दिन भर मोबाइल फोन पर एक ऑनलाइन कोरियन गेम खेलती रहती थीं और अक्सर कहती थीं कि उन्हें कोरिया जाना है। वो कोरिया के कल्चर से और कोरिया के जो इस ऑनलाइन गेम्स के जो इनके जो किरदार हैं उनसे इतनी ज़्यादा प्रभावित थीं कि वो उस गेम में ही रहती थीं। तीनों बहनों को ऑनलाइन कोरियन गेम्स की इतनी ज़्यादा लत हो गई कि वो घर में भी इस ऑनलाइन गेम के खिलाड़ियों की तरह ही व्यवहार करने लगी। उनके पिता के मुताबिक तीनों बहनें हमेशा एक साथ रहती थीं और ऑनलाइन कोरियन गेम्स की तरह ही उनमें से एक बहन लीडर की भूमिका में रहती थी, जबकि बाकी की 2 बहनें उसका हमेशा आदेश मानती थीं। तीनों लड़कियां खाना भी साथ खाती थीं, सोने भी साथ जाती थीं, हर समय जितने भी रोजमर्रा के सारे काम हैं एक साथ किया करती थीं और एक दूसरे से कभी अलग नहीं होती थी। ये जो कोरियन ऑनलाइन गेम है, इसमें खिलाड़ियों को पहले छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, जैसे देर रात तक चैट करना, किसी से भी बातचीत ना करना, और हर टास्क के बदले उन्हें रिवॉर्ड, गिफ्ट्स या पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसका लालच दिया जाता है, जिससे बच्चा मानसिक रूप से उस खेल का आदी होने लगता है। जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ता है, बच्चा असली दुनिया को भूलने लगता है और खुद को इस ऑनलाइन गेम का एक किरदार मानने लगता है। उसकी जो पूरी दुनिया है वो इस ऑनलाइन गेम के अंदर सीमित हो जाती है। दिन रात वो सिर्फ इस ऑनलाइन गेम के बारे में ही सोचता रहता है। ऐसी मानसिक स्थिति में कोई भी व्यक्ति जब किसी बच्चे को रोकता है तो बच्चे को उस व्यक्ति पर गुस्सा आता है। मान लीजिए माता पिता बच्चे को रोक रहे हैं तो माता पिता पर गुस्सा आता है, या फिर वो बच्चा बेहद परेशान हो जाता है, छटपटाने लगता है क्योंकि मोबाइल फोन उसे छीन लिया जाता है। आत्महत्या से कुछ दिन पहले इन तीनों बहनों के माता पिता ने भी उनसे उनका मोबाइल फोन ले लिया था और इसी बात से ये तीनों बहनें दुखी थीं और इतनी दुखी रहीं कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। यानी ये उस ऑनलाइन गेम के बिना जिंदा नहीं रह सकती थी, उस मोबाइल फोन के बिना जिंदा नहीं रह सकती थी और उसके लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। लोकल पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में यह पता चला कि तीनों बच्चियां कोरियन कल्चर से, वहां की संस्कृति से बहुत प्रभावित थी। हमें तो आज पता लगा कि वो टास्क चल रहा था कि वो उसमें एक ग्रुप बनी हुई थी कि जी मैं एक सीनियर हूँ, वो उसके ऑर्डर मान रहे थे। मैं सोचा गेम खेल रहे हैं जी कोई जो करी और ये मेरे ऑर्डर फॉलो करते हैं। मैंने सोचा भाई कोई गेम खेल लूंगा, हम भी बचपन में खेलते थे बहुत सारे। पढ़ाई कौन सी क्लास में करी थी? 5th में थी, 4th में थी। बाकी 2 साल से उनका स्कूल छुटा हुआ था जी, 2-2.5 साल से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे। वो फेल हो गए थे ना, तो इसी शर्म के हमारे स्कूल नहीं जा रहे थे 2-2.5 साल से। अभी तक की जो जांच हुई है इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसकी अधिक जांच की जा रही है। ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी
और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। तो इन तीनों बच्चियों के जो पिता हैं, उन्होंने आज देश भर के माता पिता से ये अपील की है कि उनके साथ तो जो होना था हो गया, लेकिन अब बाकी के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम से दूर रखें, सोशल मीडिया से दूर रखें। और आत्महत्या करने से पहले तीनों बच्चियों ने एक पेज का सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है ट्रू लाइफ स्टोरी। ये जो सुसाइड नोट है आप देख सकते हैं। और फिर आगे उन्होंने लिखा है कि इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है, रीड नाउ। और इस सुसाइड नोट में लिखा है आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा। और इसके साथ ही इसमें एक इमोजी बना हुआ है जिसमें एक रोती हुई लड़की की तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है। ये सुसाइड नोट ये बच्चियां छोड़कर गई हैं। कितनी दुखद घटना है। इस घटना के पीछे 3 बहुत बड़ी वजहें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। पहला, सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया आज सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहा, ये पहचान बनाने, कल्पनाएं गढ़ने और दूसरी आभासीय दुनिया में खो जाने का एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है। ये एक अंधे कुएं की तरह है। बच्चे यहाँ पर विदेशी संस्कृति देखते हैं, नई भाषाएं, नए ट्रेंड सीखते हैं, अलग अलग देशों के ऑनलाइन गेम्स और किरदारों से जुड़ जाते हैं और फिर अलग अलग ऑनलाइन कम्युनिटीज का हिस्सा बन जाते हैं। बच्चों को धीरे धीरे यही वर्चुअल दुनिया ज्यादा वास्तविक लगने लगती है और जिसमें वो खो जाते हैं। दूसरा, मोबाइल फोन जो हर समय बच्चों को व्यस्त रखता है और उन्हें इस वर्चुअल दुनिया में लेकर जाता है। और इसकी वजह से आजकल के जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा, हर समय वो सोशल मीडिया और अपने मोबाइल फ़ोन से चिपके रहते हैं। वो मोबाइल फ़ोन के बिना जी नहीं सकते। और तीसरा, मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से होने वाली मानसिक बीमारियां। कोविड के दौरान हमारे देश के बच्चों को मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मौका मिला और इसी दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई। आज भी हमारे देश में बहुत बार ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे अब ज़्यादातर ऑनलाइन ही रहते हैं। कोविड खत्म होने के बाद भी बच्चों में मोबाइल फ़ोन की आदत खत्म नहीं हुई। आजकल बच्चे सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन गेम से जुड़ते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत लग जाती है। कई ऑनलाइन गेम्स ऐसे होते हैं जहां खिलाड़ी नया नाम चुन सकता है, अपना एक अलग किरदार चुन सकता है, एक अलग किरदार बन सकता है और एक नई दुनिया में वो रह सकता है, अपनी एक नई पहचान बना सकता है, जिसमें वो अपना नाम भी बदल लेगा, अपनी पहचान भी बदल लेगा, अपना चेहरा भी बदल लेगा। कुछ मामलों में बच्चे इस डिजिटल दुनिया को इतना सच मानने लगते हैं कि असली दुनिया उन्हें नीरस और बेकार लगने लगती है। गाजियाबाद की इस घटना से ऐसा लगता है कि ये तीनों बहनों ने 2 वर्षों के अंदर अपनी एक अलग काल्पनिक दुनिया बना ली थी, जहां पर वो हमेशा एक साथ रहती थी और कल्पना की इस दुनिया में रहने का एकमात्र रास्ता था ये मोबाइल फ़ोन। और जैसे ही माता पिता ने ये मोबाइल फ़ोन उनसे ले लिया, उनकी कल्पना की दुनिया ख़त्म हो गई और उन्हें ऐसा लगा कि 2 वर्षों में उन्होंने जो भी अपनी एक काल्पनिक दुनिया बनाई थी वो नष्ट हो गई और इसके बाद उन्होंने एक साथ आत्महत्या कर ली। और अगर आप देखेंगे, ये जो बीमारियां, मानसिक बीमारियां बच्चों में देखने को आ रही हैं, ये पिछले 4-5 साल में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है, जब से स्मार्टफोन आए हैं, उसके बाद से ये नई प्रकार की बीमारियां हमारे देश के बच्चों को मानसिक रूप से बीमार करती जा रही है। हम लगातार डिकोड में आपको ये बताते रहे हैं कि बच्चों में मोबाइल फ़ोन की बढ़ती आदत बहुत खतरनाक है और इसी साल के भारत के इकोनॉमिक सर्वे में भी बच्चों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल की बढ़ती आदत को लेकर चिंता जताई गई है। इकोनॉमिक सर्वे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उम्र के आधार पर इनके इस्तेमाल को तय करने की सलाह दी गई है और आज पूरी दुनिया में बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया को बैन करने की कार्रवाई की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। फ्रांस में भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का बिल पेश हो चुका है। यूरोप के कई देश, डेनमार्क, ग्रीस, स्पेन, ब्रिटेन और आयरलैंड भी इस पर विचार कर रहे हैं। चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे एशियाई देश भी अब बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की योजना बना रहे हैं। चीन के स्कूलों में बच्चों को मोबाइल फ़ोन लाने के लिए पेरेंट्स से मंजूरी पहले लेनी होती है और फ्रांस के स्कूलों में भी 15 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन बैन है। इस समय हमारे देश में लगभग 56 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल या उससे कम है। आज इन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को
कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और गाज़ियाबाद की ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि डिजिटल युग में सिर्फ टेक्नोलॉजी सिखाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे करना है ये सिखाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए आज हम ये खबर भारत के हर माता पिता और हर परिवार तक पहुंचाना चाहते हैं। और साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो 3 बहनें थीं, इन 3 बहनों के जो पिता हैं, उन्होंने एक अपील की है देश के माता पिता से। और मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया अपने आप में दुश्मन नहीं है। खतरा तब पैदा होता है जब वो बच्चों की पूरी दुनिया बन जाते हैं और इससे उनका असली जीवन पीछे छूटने लगता है। और जो मैं बार बार कह रहा हूं, आज इन तीनों बहनों के पिता की ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। सर बहुत बुरा हुआ, ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ अपने बच्चों को गेम ना खेलने दें। बस गेम में कब कौन सा टास्क हो जाता है ये नहीं पता लगता, हमें खुद नहीं पता लगा जी। सर बहुत बुरा हुआ, ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ अपने बच्चों को गेम ना खेलने दें। बस गेम में कब कौन सा टास्क हो जाता है ये नहीं पता लगता, हमें खुद नहीं पता लगा जी। भारत में जैसे जैसे डिजिटल कल्चर बढ़ रहा है, उससे न केवल मानसिक परेशानियां हो रही हैं, बल्कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्हें नौकरी देने के लिए सही टैलेंट नहीं मिल पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय जॉब नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की एक नई रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में नौकरियां तो बढ़ रही हैं, रोजगार तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए उन नौकरियों के लिए सही लोग नहीं मिल पा रहे। इस रिपोर्ट के अनुसार नौकरी देने वाले 74% लोगों को, या ये कह लीजिए कि नौकरी देने वाली 74% कंपनियों को सही टैलेंट खोजने में परेशानी हो रही है, क्योंकि एआई की मदद से अब भारत के बहुत सारे युवा अपना जो सीवी बनाते हैं वो तो शानदार सीवी बना रहे हैं, क्योंकि एआई से बनवा रहे हैं। इससे योग्य और अच्छे टैलेंट को पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब सीवी आता है तो बहुत प्रभावशाली होता है, लेकिन जब कैंडिडेट को मिलते हैं तो फिर कुछ अलग ही बात सामने आती है। लगभग 54% बायोडेटा आजकल एआई से बनाए जा रहे हैं, जिनका असलियत से कोई लेना देना ही नहीं। इसीलिए अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी योग्य लोगों को चुनने के लिए एआई की ही मदद ले रही हैं, और रोजगार के मुकाबले टैलेंटेड लोग करीब 47% कम हैं। यानी रोजगार तो है, लेकिन उन रोजगारों के लिए, उन नौकरियों के लिए हमारे पास स्किल्ड युवा नहीं है। तो एक नैरेटिव आप बार बार ये सुनते रहते हैं कि भारत में नौकरियां नहीं हैं, भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। असल में समस्या भारत की अब दूसरी हो गई है। नौकरियां तो हमारे देश में हैं, और आने वाले समय में और लाखों करोड़ों नौकरियां हमारे देश में पैदा भी होने वाली हैं, लेकिन क्या उन नौकरियों को करने के लिए हमारे पास योग्य उम्मीदवार हैं? क्या हमारे युवाओं के पास वो टैलेंट है, वो स्किल सेट है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो भारत को आने वाले भविष्य में जिसका सामना करना पड़ेगा। नौकरियां खाली रह जाएंगी, दफ्तर खाली हो जाएंगे, दफ्तर प्राइवेट कंपनियां ये कहती रहेंगी कि आप हमारे यहाँ आइए, काम कीजिए, लेकिन काम करने वाले स्किल्ड लोग, योग्य लोग यहां पर आपको मिलेंगे नहीं। अगर आपको भविष्य में रोजगार चाहिए तो अपनी स्किल सेट को आपको बेहतर करना होगा, और इसके लिए आज बच्चों को सिर्फ डिजिटल एजुकेशन देना ही सही नहीं है, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ डिजिटल होने की वजह से बच्चों में अब सोचने समझने की क्षमता कम हो रही है। याद कीजिए, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, एक ऐसा समय था जब हमें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर मुंह ज़बानी याद हुआ करते थे, सबके नंबर याद थे। मैं आपको मेरा बताऊं, मुझे बचपन में अपना नंबर, अपने दोस्तों का नंबर, अपने रिश्तेदारों का, सबके फ़ोन नंबर याद थे। लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन आया, जिसमें एक अलग से एड्रेस बुक हुआ करती थी, तो लोगों ने फ़ोन नंबर याद करना छोड़ दिया। अब आप अगर अपने आप को टेस्ट करेंगे तो आपको शायद किसी का भी मोबाइल नंबर याद नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ आपके स्मार्टफोन में आपने फीड किया हुआ है। अब तो कई लोग अपने जीवन साथी या बच्चों का नंबर तक भी याद नहीं रखते, क्योंकि वो भी मोबाइल फ़ोन में फीड किया है। इसी तरीके से पहले कागज़ और पेन से गणित के कैलकुलेशंस हम किया करते थे, लेकिन जैसे ही कैलकुलेटर आया, हमने पेन पेपर पर गुणा भाग करना छोड़ दिया। पहले हमें सारे शहर के रास्ते याद हुआ करते थे, लेकिन जब से गूगल मैप आया तो हम सारे रास्ते भूल गए, और गूगल मैप हमें जहां भी ले जाता है हम वहीं चले जाते हैं। जब से सर्च इंजन गूगल आया, हमने
कुछ भी याद करना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ी गूगल पर जाकर सर्च करके देख लिया और बस कह देते हैं कि गूगल कर लो। और अब गूगल से भी आगे एआई का दौर शुरू हो गया है, और एआई के इस दौर में तो हमने दिमाग का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। यानी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इंसानों के दिमाग पर कब्जा करती जा रही है और अब इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। अमेरिका की संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें अमेरिका की सेनेट कमेटी को डॉक्टर जेरेड कूनी हॉर्वाथ ने यह बताया कि पिछले 20 वर्षों में बच्चों की पढ़ने लिखने की क्षमता, गणित की समझ, ध्यान लगाने की शक्ति यानी कंसंट्रेशन और गहराई से सोचने की क्षमता कमजोर हुई है। और ये रिपोर्ट पेश करने वाले ये जो डॉक्टर हैं, ये खुद एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और ये एक शिक्षक भी हैं। डॉक्टर हॉर्वथ का कहना है कि हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप है, हर टेस्ट आजकल, हर परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है जिसके अंदर एआई भी है, जिसके अंदर सर्च इंजन भी है, गूगल भी है, सब कुछ है। और यहाँ तक कि बच्चे होमवर्क भी अब अपने स्क्रीन पर ही कर रहे हैं और उसमें भी एआई की मदद ले रहे हैं। और इसी वजह से बच्चों के सोचने और समझने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 50% से ज़्यादा बच्चे स्कूल में रोज़ 1 से 4 घंटे तक स्क्रीन देखते हैं। लगभग 25% बच्चे 7 घंटे के स्कूल टाइम में 4 घंटे से ज़्यादा समय स्क्रीन पर बिता रहे हैं। लेकिन डराने वाली बात यह है कि जब बच्चे क्लास में किसी भी तरह के डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब हर 1 घंटे में करीब 38 मिनट उनका ध्यान पढ़ाई से भटकता है। यानी छात्र क्लास में तो रहता है शरीर से, लेकिन मन उसका कहीं और है। पीसा यानी द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट ने भी दुनिया भर के बच्चों को लेकर एक रिसर्च किया। इसमें दुनिया भर के 15 वर्ष की उम्र के बच्चों की रीडिंग, मैथ्स और साइंस में दक्षता की जांच की गई और इसके मुताबिक क्लास में जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा था उन्हें कम नंबर मिले। रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस में उनका परफॉर्मेंस बेहद कमजोर पाया गया। और इसी तरह के कुछ और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट भी यही बताते हैं कि जिन छात्रों का क्लास में स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उनका प्रदर्शन उतना ही कमज़ोर है। डॉक्टर हॉर्वथ की स्टडी से पता चलता है कि कागज़ पर पढ़ने लिखने वाले बच्चे स्क्रीन पर पढ़ने वाले बच्चों से ज़्यादा समझदार होते हैं और ज़्यादा याद रख पाते हैं। स्क्रीन पर पढ़ते समय दिमाग जल्दी थक जाता है, ध्यान बार बार भटकता है और गहराई से सोच नहीं बनती। और लिखने से भी फ़र्क पड़ता है। जो बच्चे हाथ से लिखते हैं वो बातों को समझ कर लिखते हैं, लेकिन जो टाइप करते हैं वो अक्सर सुनी हुई बातों को कॉपी करते हैं। यानी हाथ से लिखना ब्रेन को एक्टिव करता है और टाइप करना दिमाग को आलसी बनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। अगर बच्चों की सोचने की शक्ति कमज़ोर होती रही तो इसका असर उनके भविष्य पर पड़ेगा, उनके काम पर पड़ेगा। नई खोज जब आगे करने का समय आएगा, समाज के लिए फैसले लेने का समय आएगा और उन पर तो फ़र्क पड़ेगा ही, पूरे देश पर फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ये सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है, ये देश के भविष्य का भी सवाल है। डॉक्टर हॉर्वथ ने अमेरिका की संसद को कुछ सुझाव दिए हैं जो आप भी सुन सकते हैं। पहला, कोई भी नई टेक्नोलॉजी तब तक स्कूलों में ना लाई जाए जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो सचमुच पढ़ाई को बेहतर बनाती है। दूसरा, बच्चों के डेटा की सुरक्षा होनी चाहिए। और तीसरा, बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की सीमा तय होनी चाहिए। इस समय की जो पीढ़ी है, ये शायद पहली पीढ़ी ऐसी होगी जो अपने माता पिता से कम स्मार्ट होगी। आपने देखा होगा हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो अगली पीढ़ी आती है वो पिछली पीढ़ी से ज़्यादा स्मार्ट होती है। पिछली पीढ़ी ने जो काम किए होते हैं उन्हें और ज़्यादा आगे लेकर जाती है, पिछली पीढ़ी के किए गए कामों को और बेहतर बनाती है। लेकिन ये पीढ़ी शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये पीढ़ी शायद अपने माता पिता से भी कम स्मार्ट होगी, क्योंकि ये पीढ़ी ना तो हाथ से लिखती है और ये पीढ़ी ना ही शायद अपने दिमाग से सोचती है। हम सब की बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस प्रकार के डिजिटल डिवाइस आजकल बच्चों को मिल रहे हैं उसकी वजह से उन्होंने अपने दिमाग से कुछ भी काम लेना बंद कर दिया है। आपने भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो भारत के महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनेता थे और उनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडियन फिलॉसफी, और किताब के वॉल्यूम 1 में उन्होंने प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में लिखा था। गुरुकुल में वेदों और शास्त्रों का पाठ किया जाता था, हाथ से लिखकर अभ्यास किया जाता था, बार बार दोहराया जाता था और ध्यान और याददाश्त पर विशेष जोर दिया जाता था।
लेकिन अब बच्चों को हम स्क्रीन तो देते हैं, लेकिन हमारा और स्कूलों का ध्यान बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाने में नहीं है। तो ये आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने बच्चों को आप टेक्नोलॉजी सिखाइए ज़रूर, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर आश्रित मत छोड़िए। अब जरूरत है बच्चों को मोबाइल फोन से दूर करके उन्हें एक ऐसा भविष्य देने की जहां उन्हें ट्रेनिंग देकर नए युग की नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। और इसीलिए नए भारत को विकसित भारत बनाने की तैयारी चल रही है। और इसी वजह से इस बार के बजट में भारत में डेटा सेंटर लगाने वाली कंपनियों को वर्ष 2047 तक के लिए टैक्स में छूट दी गई। सरकार का अनुमान है कि इससे देश में करीब 18 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। और भारत के इसी फैसले की दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी एनवीडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ जेनसन हुआंग ने प्रशंसा की है। जेनसन हुआंग का कहना है कि एआई और डेटा सेंटर से भारत में रोजगार की उसी प्रकार से क्रांति आएगी जैसा कभी इंटरनेट से हुआ था। उनके मुताबिक एक डेटा सेंटर बनने से सीधे तौर पर 5 से 10 हजार लोगों को काम मिलेगा। We have a giant investment in India, and we have a lot of partnerships in India. Okay. I prefer that India not only welcome data center companies to India, but also build data centers in India by Indian companies. And both of those are necessary. With respect to data centers, the actual building of the data center is maybe 5,000 people, 10,000 people. And there are electricians and plumbers and construction. But don't forget, the derivative workforce, the labor that contributes to ultimately delivering that data center is really quite gigantic. The supply chain of all of the things, you get still the pipes, the concrete, all of the design, the design, the architecture, the management of, all of that. And then after when you're done, the operations of the startup companies that you can build on top of that. So think about the upstream as well as the downstream labor, workforce, and jobs that are created as a result of one single data center that gets created. 16 फरवरी से दिल्ली में एक एआई इम्पैक्ट समिट शुरू होने वाला है और इसमें दुनिया भर के 100 से ज्यादा देश शामिल होंगे। इस एआई समिट में दुनिया के एआई सेक्टर के बहुत बड़े बड़े दिग्गज जैसे जेनसन हुआंग, जिन्हें अभी आपने सुना, और सैम ऑल्टमैन भी शामिल होने वाले हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के विद्रोहियों से मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। भाई साहब सब पचा दे, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 5 दिनों से पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के बीच एक भीषण संघर्ष चल रहा है। और बीएलए, जैसा कि आप जानते हैं, एक विद्रोही संगठन है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी संसद में खुद ये कबूल किया कि पाकिस्तानी सेना इस संघर्ष में बीएलए का मुकाबला नहीं कर पा रही और बीएलए के विद्रोहियों के पास पाकिस्तान की सेना से भी बेहतर और ताकतवर हथियार हैं। ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर जो
हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। अब आपको बलूचिस्तान का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें बलोच नागरिकों ने, वहां के लोगों ने पाकिस्तानी सेना के एक काफिले को घेर लिया और फिर उस पर पथराव किया। बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के नाम से युद्ध छेड़ दिया है और अब पाकिस्तानी सेना विद्रोहियों के खिलाफ अपने हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए युद्ध लड़ रही है। बीएलए के मुताबिक उन्होंने एक बहुत बड़े सरकारी अफसर और उसके परिवार को बंधक बना लिया था, जिन्हें बाद में पाकिस्तानी सेना ने बचा लिया। बीएलए का दावा है कि उसने बलूचिस्तान के 6 जिलों पर कब्जा कर लिया है और उसके हमलों में पाकिस्तान के 280 सैनिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि उसके सिर्फ 22 सैनिक ही मारे गए हैं और उसने बीएलए के 177 विद्रोहियों को मार गिराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने 177 विद्रोहियों को मार डाला तो फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि बलोच विद्रोहियों के पास बेहतर हथियार है। बलोच के विद्रोहियों का कहना है कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इसे आतंकवादी हमला बताती है और इन्हें आतंकवादी कहती है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते, ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार ना करें, क्योंकि मैसेज ना आना भी एक मैसेज है। नमस्कार।